नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। जब हम दिल्ली सल्तनत को देखते हैं तो हम पाते हैं कि दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र काफी बड़े एरिया पर फैला हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अलावा जो स्थानीय शक्तियां हैं वह भी प्रभावशाली रूप से बनी हुई थी। इन्हीं शक्तियों में जो बंगाल है उसे भी हम देखते हैं। तो दरअसल हम यह समझना चाह रहे हैं कि जो बंगाल है वह किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत से कनेक्टेड था और किस प्रकार से एक अलग भूमिका में हमको दिखता है। आने वाली कुछ वीडियो से हम यह समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो स्थानीय शक्तियां थी वह किस प्रकार से विकसित हुई थी, कैसे उनका दिल्ली के साथ कनेक्शन था। इन सब के बाद आपको मदद क्या मिलेगी कि जब आप मुगल सल्तनत पढ़ेंगे तो मुगल सल्तनत जब इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में करेगी तो उसे आप ठीक से समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो में जो बंगाल का इतिहास है, स्पेशली दिल्ली के रेफरेंस में, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। बंगाल को हम प्राचीन काल से एक बार देख लेते हैं, जिससे जो कनेक्शन है या जो कनेक्टिविटी है वह आपको समझ में आए। इससे पहले हालांकि हमने अपनी प्राचीन काल की सीरीज में बंगाल के इतिहास को कवर किया था। हमने देखा था कैसे वहां पर गौड़ वंश था, फिर हमने यह देखा कैसे वहां सेन वंश था, यानी किस प्रकार से जो बंगाल का इतिहास है वह प्राचीन काल में बदला, उसे हमने डिटेल से समझ लिया था। तो प्राचीन काल में यानी कि जब प्रागैतिहासिक काल है तब हम देखते हैं कि मानवता का सबसे पहला साक्ष्य बंगाल में हमको 20,000 साल पहले मिलता है। मतलब हम बेसिक्स पॉइंट देख रहे हैं कि बंगाल किस प्रकार से उदित होगा और कैसे बंगाल का कनेक्शन दिल्ली के साथ डेवलप होगा। बंगाल का क्षेत्र अपने नदियों के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पर जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा है वह बहुत फेमस था, जिससे बंगाल में जो कृषि उत्पाद है वह बहुत तेजी के साथ होता है और जो व्यापार है बंगाल का वह भी बहुत तेजी के साथ होता है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे क्या कि जब हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो यह बंगाल वर्तमान का बंगाल जैसा नहीं है। इस बंगाल में कुछ हिस्सा बिहार का, कुछ हिस्सा असम का, पूरा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल जो बाद में बांग्लादेश बन चुका है, तो यह सब कुछ बंगाल के क्षेत्र में शामिल होगा। अपने व्यापार में हमने देखा था कि बंगाल रेशम के लिए बहुत फेमस था। उसके साथ साथ जो सूती वस्त्र उत्पादन है वह तो बंगाल में हमें आज तक फेमस रूप से दिखता है। तो प्राचीन काल से ही बंगाल अपने उत्पादों के लिए, स्पेशली कृषि उत्पादों के लिए बहुत फेमस था। जब हम देखते हैं महाजनपद काल, उस समय भी बंगाल बहुत फेमस था। यहाँ पर वंग और अंग नामक महाजनपद मिलते हैं। अंग की राजधानी चंपा जो वर्तमान का भागलपुर है वह भी हमको दिखता है। उस समय भी यह क्षेत्र अपने व्यापार के लिए और समुद्री गतिविधियों के लिए बहुत फेमस था। तो आप देख रहे हैं कि प्राचीन काल से ही जो बंगाल का स्थान है व्यापार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, वह काफी महत्वपूर्ण रूप से था। ऐसा क्यों? क्योंकि बंगाल की जो भौगोलिक स्थिति थी वह उसे इस काबिल बना रही थी। फिर हम देखते हैं जब मौर्य युग आता है और उसके साथ साथ जब गुप्त युग आएगा तो इस समय भी बंगाल बहुत फेमस था। चंद्रगुप्त मौर्य भी, अशोक भी, यह सब बंगाल को नियंत्रित करते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में ले आते हैं। बंगाल में कला का, साहित्य का, विज्ञान का, इन सब का विकास गुप्त काल के दौरान बहुत तेजी के साथ होता है। तो बंगाल लगातार आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं मध्यकालीन भारत को और वहां पर जो बंगाल की स्थिति है वह किस प्रकार से परिवर्तित होती है। सबसे पहले जो पाल साम्राज्य है जो 750 से 1174 ईस्वी तक शासन को संभाले था, इसने बंगाल पर अधिकार किया और बंगाल पर अधिकार करने के बाद वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। फिर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, इन सब की स्थापना की गई और दक्षिण एशिया में, मतलब ना केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर पूरे दक्षिण एशिया में जो पाल साम्राज्य है यानी उस समय का जो बंगाल है वह अपनी कला के लिए और अपनी शिक्षा के लिए बहुत फेमस था। बहुत दूर दूर से, स्पेशली नेपाल से, चीन से, तिब्बत से, बहुत सारे क्षेत्रों से यहाँ विद्यार्थी आते थे, इन विद्यालयों में पढ़ते थे। नालंदा और विक्रमशिला में अपने समय बहुत फेमस थे। या तो शिक्षा के, कला के और साहित्य के केंद्र के रूप में बंगाल उभर कर आया। फिर हम देखते हैं जब सेन साम्राज्य आता है उस समय बंगाल में जो हिंदू धर्म है उसको फिर से स्थापित किया जाता है। पाल साम्राज्य के दौरान बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता है और सेन साम्राज्य के दौरान हिंदू धर्म का प्रभाव फिर से बढ़ने लगता है बंगाल में। सेन साम्राज्य के दौरान ही हम देखते हैं कि जो गीत गोविंद है जिसकी रचना की है जयदेव ने, इसका सृजन होता है। तो साहित्य के रूप में बंगाल विकसित होता है। फिर हम देखते हैं मुस्लिम शासन का काल। अब यहां से दरअसल हमको देखना पड़ेगा ठीक से, क्योंकि अभी तक हमने जो पीछे देखा वह सिर्फ कनेक्टिविटी बनाने के लिए था कि आपको चीजें जुड़ती हुई दिखे, कोई गैप ना दिखे, मतलब आप आसानी के साथ चीजों को समझ पाएं। तो अब हम मुस्लिम शासन से जो व्यवस्था परिवर्तित होगी उसे देखने का प्रयास करेंगे। 1204 ईस्वी में एक व्यक्ति उभरता है, बख्तियार खिलजी। इसने बंगाल पर आक्रमण किया
और बंगाल को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। यहाँ से क्या समझना होगा आपको, गुलाम वंश भारत में अपनी शक्ति स्थापित कर रहा था, और जब गुलाम वंश भारत में अपनी शक्ति स्थापित कर रहा था तो यह जो आपका बख्तियार खिलजी है, इसे काम सौंपा गया था कि यह बंगाल में जाकर अधिकार स्थापित कर ले। इस तरह से जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर इस्लाम का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। बख्तियार खिलजी बंगाल पर अधिकार करता है, उसे अपने कंट्रोल में ले आता है। बाद में 16वीं शताब्दी में हम देखेंगे यही बंगाल मुगलों के कंट्रोल में आ जाएगा। अब यह बख्तियार खिलजी कौन था और इसने बंगाल पर आक्रमण क्यों किया था, इसे हम समझते हैं। जो आपका बख्तियार खिलजी है यह दरअसल मध्य एशिया के तुर्की समुदाय से कनेक्टेड था, और जब गुलाम वंश भारत में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था तो उसका जो शासक है गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी के अधीन यह काम करता था। इसको काम सौंपा गया था कि यह बंगाल में जाए और बंगाल को अपने अधिकार में ले ले, यानी बंगाल को गुलाम वंश के कंट्रोल में स्थापित कर ले। लेकिन जब इसको बंगाल में अधिकार मिल जाता है, और बंगाल का मतलब बिहार और बंगाल पूरे क्षेत्र में, तो यह बंगाल में अधिकार करने के बाद मतलब गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक इसे भेजता है कि बंगाल को अधिकार में लेकर दिल्ली सल्तनत के या फिर गुलाम वंश के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन यह क्या करता है, अधिकार करने के बाद स्वतंत्र रूप से शासन चलाने लगता है, यानी पूरी तरह से विद्रोह नहीं करेगा लेकिन स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवस्था चलाएगा। पूरी तरह से विद्रोह न करने का मतलब यह कुतुबुद्दीन ऐबक को टैक्स देता रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से शासन चलाता रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करेगा, लेकिन स्वतंत्र रूप से बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था चलाएगा। बंगाल पर आक्रमण क्यों हुआ, क्योंकि हमने देखा कि बंगाल को अपने कंट्रोल में लेना था, इस्लाम का प्रसार भारत में तेजी के साथ हो रहा था, तो बख्तियार खिलजी यह प्रयास कर रहा था कि बंगाल पर अधिकार कर ले, जिससे बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन आ जाए, यानी गुलाम वंश के अधीन आ जाए। और बंगाल में जो धर्म परिवर्तन है, क्योंकि बंगाल केंद्र था हिंदू धर्म का और बौद्ध धर्म का, हमने दोनों कालों में देखा, तो बंगाल में जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म बहुत तेजी के साथ फैला हुआ था, उसे यह कमजोर करना चाह रहा था। क्यों करना चाह रहा था, हमने एक भावना देखी थी, गाजी की भावना। यानी गाजी कौन बनता था, जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस्लाम में कन्वर्जन करा दे, और वह कन्वर्जन दो आधारों पर होता था, एक विचारों के आधार पर, दूसरा भय के कारण मतलब शक्ति के दम पर। तो जो यह भय के कारण वाला पार्ट है यह ज्यादा प्रभावशाली दिखता था, मतलब लोगों को डरा धमका कर ज्यादा इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था। वही प्रयास बंगाल के क्षेत्र में बख्तियार खिलजी कर रहा था। इसके अलावा जो बंगाल का क्षेत्र है, हमने देखा कि प्राचीन काल से ही यह नदियों का क्षेत्र है। गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां यहाँ लगातार ऐसी भूमि प्रदान कर रही थी जिससे कृषि उत्पादन लगातार हो रहा था। व्यापार भी बहुत तेजी के साथ यहाँ हो रहा था, क्योंकि इसे समुद्र का भी एक्सेस था, तो व्यापारिक गतिविधियां भी बहुत तेजी के साथ हो रही थी। बंगाल का क्षेत्र अपने सोने के लिए और रेशम व्यापार के लिए बहुत फेमस था। तो इस कारण से भी जो बख्तियार खिलजी है वह बंगाल पे आक्रमण करता है कि जो आर्थिक व्यवस्था है बंगाल की, उस पर वह नियंत्रण स्थापित कर ले। क्योंकि बंगाल में उस समय शासन था लक्ष्मण सेन का, जो सेन वंश के शासक थे, और सेन वंश इस समय कमजोर हो चुका था, यानी राजनीतिक दृष्टि से सेन वंश काफी कमजोर हो चुका था। और जो बख्तियार खिलजी है वह इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाना चाहता था। उसे लगता था कि सेन वंश इस समय कमजोर है, तो बंगाल को अपने अधिकार में ले लिया जाए। बंगाल जो पूर्वी भाग है, मतलब पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, उसके लिए एक द्वार का काम करता था, मतलब एक ऐसा केंद्र था जहां से बड़े क्षेत्रों पर व्यापारिक गतिविधियां की जा सकती हैं, ना केवल भारत के अंदर, भारत के बाहर भी। तो व्यापारिक गतिविधियों का यह प्रमुख केंद्र था। इसके साथ साथ जो शक्ति नियंत्रण है, क्योंकि जिस स्थान पर बंगाल स्थापित था, उस स्थान पर जिसका कंट्रोल होता वह एक बड़े शक्तिशाली केंद्र के रूप में काम करता। तो इस वजह से भी, क्योंकि बंगाल को जमीन का भी एक्सेस है, व्यापार का भी अच्छा खासा एक्सेस है, कृषि का भी बहुत अच्छा संसाधन मिला हुआ है, पूर्व एशिया से भी कनेक्शन इसका अच्छा खासा डेवलप्ड है, शिक्षा का भी केंद्र है, साहित्य का भी केंद्र है। तो इन सारे कारणों से जो संपन्नता थी बंगाल की वह काफी ज्यादा हमको दिखती है। तो कई सारे कारण हैं जिस वजह से बंगाल पर आक्रमण हुआ। लेकिन अभी हमने जैसे समझा कि बंगाल पर आक्रमण किया बख्तियार खिलजी ने, और बख्तियार खिलजी गुलाम वंश के अधीन था, तो कैसे उसने एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी।
क्योंकि बंगाल पर नियंत्रण करने वह गया था गुलाम वंश की तरफ से, तो कैसे वह स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो गया। हम देखते हैं कि जब बख्तियार खिलजी हमला करता है तो हमला करने के बाद बहुत थोड़े समय तक वह शासन को चलाता है बंगाल के क्षेत्र में, और वह शासन भी वह गुलाम वंश के अधीन होकर चला रहा था। लेकिन 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है, और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो जो बंगाल का क्षेत्र है वह नेतृत्व विहीन हो जाता है, यानी अब कोई नेता नहीं बचा है जो बंगाल में सेना का नेतृत्व करे उस समय। इससे क्या होता है, आपसी कलह प्रारंभ हो जाता है, यानी बंगाल में अगला नेता कौन होगा इस बात को लेकर द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है, यानी बंगाल के क्षेत्र में उत्तराधिकार संकट पैदा हो जाता है। बख्तियार खिलजी के जो उत्तराधिकारी हैं अली मर्दन और मोहम्मद सिरान, इन दोनों के बीच भी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है कि कौन वास्तविक उत्तराधिकारी है। इन सब के बीच ही हम देखते हैं कि एक व्यक्ति उभर कर आता है, इख्तियारुद्दीन युज्जब। यह व्यक्ति कौन था? यह बख्तियार खिलजी का सेनापति था, और जब बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो गई, उत्तराधिकारियों के बीच आपस में लड़ाई चल रही है, तो इसने शासन व्यवस्था को संभाल लिया, अपने कंट्रोल में इसने ले लिया, यानी बंगाल पर अब इसका नियंत्रण हो गया। लेकिन अभी भी क्या व्यवस्था है, यह स्वतंत्र शासन स्थापित नहीं करेगा। यह क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो गई है, और बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार का संकट है वह बंगाल में फैल चुका है, तो यह व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए शासन पर अधिकार कर रहा है। कुछ इस तरह की बातें यह फैलाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो दिल्ली है वहां पर शासक होता है अल्तमश, तो उस समय जो दिल्ली सल्तनत है वह कमजोर हो जाती है। उत्तराधिकार का संकट दिल्ली में भी है, एक उत्तराधिकार का संकट बंगाल में चल रहा है। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद एक उत्तराधिकार का संकट प्रारंभ हो जाता है दिल्ली में, यानी गुलाम वंश के दौरान, और उस समय कौन शासक है? अल्तमश। जब यह द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है तो जो बंगाल का शासक है वह स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित करने लगता है, यानी अब वह दिल्ली से दूरी बनाने लगता है। इससे जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर एक नए वंश की स्थापना होती है, इलियास शाही वंश। यह वंश स्थापित कौन करता है? शमसुद्दीन इलियास। यह बंगाल का गवर्नर होता है और यह स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो जाता है। इस तरह हम देख पाते हैं कि 1352 ईस्वी जाते जाते जो बंगाल का क्षेत्र है वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। उत्तराधिकार का संकट था, बार बार जो उत्तराधिकारी थे वह आपस में लड़ रहे थे, सेनापति इसका लाभ उठा रहे थे, यानी जो प्रशासनिक पद के लोग हैं वह इसका लाभ उठा रहे थे, और धीरे धीरे जो प्रशासनिक पद के लोग हैं उन्हीं में से एक जो इलियास शाह है उसने अपने ही नाम से वंश की स्थापना कर दी। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो बंगाल का क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे विद्रोह होने लगते हैं। विद्रोह क्यों होंगे? एक जो उत्तराधिकारी थे वह भी चाहते थे कि शासन पर उनको अधिकार मिले। दूसरे, जब गवर्नर ने शासन संभाल लिया तो जो पहले के शासक हैं यानी पहले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह भी चाहते हैं कि उनको भी प्रशासन में हिस्सा मिले। इस वजह से जो बंगाल का क्षेत्र है, और उस समय राजधानी क्या है? लखनऊ थी, बंगाल की राजधानी थी उस समय, तो लखनऊती में विद्रोह प्रारंभ हो जाते हैं और लखनऊती को विद्रोहों का शहर कहा जाने लगता है। अभी ऐसा क्यों है? गवर्नर हमने देखा कि शक्ति के लिए विद्रोह करेंगे, और कई क्षेत्रों में जब एक गवर्नर इलियास शाह स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर देगा और यह घोषित कर देगा कि अब वह स्वतंत्र शासक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में जितने भी गवर्नर हैं वह खुद को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। मतलब वह लोग भी कहेंगे कि हम भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र प्रशासक हैं, हम भी अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासन चलाएंगे। इससे जो पूरा बंगाल का क्षेत्र है वहां पर विद्रोह प्रारंभ हो जाते हैं, और यह विद्रोह तुगलक काल के दौरान भी हमको दिखते हैं। अब देखिए, दिल्ली में सल्तनत व्यवस्था अलग से परिवर्तित होती जाएगी, लेकिन जो बंगाल का क्षेत्र है जहां पर गवर्नर स्वतंत्र रूप से शासन चला रहे हैं वह गवर्नर धीरे धीरे विद्रोह करते रहेंगे, तो विद्रोह लगातार बंगाल के क्षेत्र में चलता रहेगा। इस वजह से भी हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है वह बंगाल पे बहुत ज्यादा कोई अटैक नहीं करती है, बहुत कठोर कार्यवाही नहीं करती है जिससे बंगाल उनके नियंत्रण में आ जाए, क्योंकि वहां पहले से ही इतनी अराजकता थी, बहुत सारे शत्रु पहले से ही खड़े थे जो आपस में एक दूसरे पर ही आक्रमण कर रहे थे, एक दूसरे से ही युद्ध कर रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चला रही थी अलग तरीके से, और बंगाल विद्रोहों के साथ आगे बढ़ रहा था। बंगाल की क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति है वह हमको दिखती है कि दिल्ली से काफी दूर है, और बंगाल में जो गवर्नर हैं वह स्वतंत्र होना चाह रहे थे, वह आपस में ही लड़ रहे थे। तो इस वजह से भी हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है वह कोशिश नहीं करता है बहुत ज्यादा कि बंगाल को अपने कंट्रोल में लिया जाए। आंतरिक संघर्ष लगातार बंगाल में
चलते रहे। इससे जो इलियास शाही वंश है एक प्रमुख भूमिका में उभर कर आता है। मतलब जो इनका शासक है इलियास शाह, यह दिल्ली से खुद को अलग कर लेता है और यह कहता है कि अब हम दिल्ली के अधीन नहीं है। इससे 1342 ईस्वी में बंगाल एक स्वतंत्र शासक क्षेत्र के रूप में स्थापित हो जाता है। लेकिन उत्तराधिकार का संकट अभी भी चलता रहा और उसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल पर बाहरी आक्रमण भी प्रारंभ हो जाते हैं। अफगानों के आक्रमण, तुर्क के आक्रमण। अब यहाँ आप देखेंगे एक तो दिल्ली सल्तनत में इनकी शाखाएं शासन व्यवस्था संभालेंगी। जैसे अफगानों की शाखा की अगर हम बात करें तो अफगानों की ही एक शाखा है सैयद, लेकिन सारे अफगान सैयद नहीं है। मतलब कुछ अफगान ऐसे होंगे जो सैयद नहीं है। दिल्ली पर शासन किसने संभाला? सैयद वंश के लोगों ने, और उसमें भी एक किसी खास परिवार के लोगों ने। हालांकि हमने देखा था कि सैयद वंश में क्या व्यवस्था थी? साझेदारी की व्यवस्था। जितने भी प्रशासक होते थे वह क्षेत्र पर अधिकार करते थे और शक्तियों का आपस में बंटवारा कर लेते थे। लेकिन उनके अलावा जो थे, जैसे तुर्क है, तो तुर्कों में कई सारे तुर्क हैं। ऐसा नहीं कि जिन्होंने दिल्ली पर नियंत्रण किया सिर्फ वही तुर्क थे, बाकी भी थे। तो अफगानों में भी कुछ लोग, तुर्कों में भी कुछ लोग, यह लोग बंगाल पर आक्रमण कर रहे थे। और आक्रमण क्यों कर रहे थे? बंगाल शक्तिशाली केंद्र था, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से और कृषि उत्पाद के रूप में। मतलब कृषि को आपको अलग से देखना होगा क्योंकि बंगाल उस समय कृषि उत्पादन के लिए बहुत फेमस था। बंगाल की अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता भी थी। बंगाल में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम के लोग, यह सारे लोग रह रहे थे। हमने देखा पहले हिंदू धर्म वहां था, फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, फिर से हिंदू धर्म स्टेब्लिश हुआ, बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने वहां पर इस्लाम का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया। तो अब 3 धर्मों के लोग हैं, तीनों अपनी अपनी परंपराओं के साथ चलेंगे, अपने अपने रीति रिवाजों के साथ चलेंगे। इससे क्या होगा? धीरे धीरे इनमें आपसी बैर आ जाएगा और बंगाल में विद्रोह होते रहेंगे। कुछ विद्रोहों के हम उदाहरण देख लेते हैं। अलाउद्दीन तुगलक के समय विद्रोह होता है। मतलब जो 14वीं शताब्दी का काल है, उस समय जो बंगाल के गवर्नर है वह विद्रोह करते हैं। वह चाहते हैं कि स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो जाए। इलियास शाही का विद्रोह हमने देखा। उसके बाद जो हुसैन शाही है वह वंश भी विद्रोह करता है और एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। फिर जो सामंती विद्रोह है वह भी लगातार चलते रहे। जो बंगाल के स्थानीय सरदार हैं, जमींदार हैं, गवर्नर हैं, यह सब आपस में लड़ रहे थे। मतलब लगातार विद्रोह बंगाल में चल रहा था। अब हम समझें कि जो बख्तियार खिलजी है उसके बाद जो बंगाल की स्थिति है वह किस प्रकार से परिवर्तित हुई। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद हमने देखा कि बंगाल में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। जो इसके उत्तराधिकारी है वह योग्य नहीं है और उत्तराधिकारी योग्य ना होने के कारण जो राजनीतिक अस्थिरता है वह बंगाल में फैल जाती है। दिल्ली सल्तनत कोशिश करता है कि बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, लेकिन क्योंकि बंगाल की दूरी बहुत ज्यादा थी और जो प्रशासनिक अस्थिरता थी दिल्ली के अंतर्गत भी, मतलब जो दिल्ली का प्रशासन था वह भी डगमगा रहा था। तो एक तो उनका अपना प्रशासन कमजोर था, दूसरा जो बंगाल की दूरी है वह दूरी काफी ज्यादा थी। इसलिए बंगाल पर बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया गया कि उसे दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया जाए। लेकिन कुछ प्रशासक जैसे इल्तुतमिश यह कोशिश करता है कि सैन्य अभियानों के द्वारा बंगाल को अपने कंट्रोल में लाया जाए, लेकिन गवर्नर लगातार विद्रोह करते रहते हैं। बार बार वह यह घोषित करते हैं कि वह स्वतंत्र प्रशासक है। फिर हमने देखा इलियास शाही वंश की स्थापना हो जाती है, जो पहले एक क्या था? सेनापति था या फिर प्रशासनिक अधिकारी था। इसने इलियास शाही वंश की स्थापना कर दी और अपनी राजधानी स्टेब्लिश की लखनऊती में। अब एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बंगाल का विकास प्रारंभ होगा। फिर हम देखते हैं कि जब दिल्ली में शासन है गयासुद्दीन तुगलक का, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, तो यह भी कोशिश करता है कि सैन्य अभियान किए जाएं बंगाल में और जिससे जो बंगाल के प्रशासक हैं उन्हें अपने कंट्रोल में करके एक नई व्यवस्था स्थापित की जाए। इसने बंगाल को 3 प्रशासनिक भागों में बांट दिया। जैसे लखनऊती जो उत्तरी बंगाल है और लखनऊती को राजधानी बनाया, तो बंगाल को 3 भागों में बांटेगा। उत्तरी भाग की राजधानी लखनऊती, पूर्वी बंगाल की राजधानी सोनारगांव और जो दक्षिणी बंगाल है उसकी राजधानी सतगांव। तो बंगाल को इसने 3 भागों में बांट दिया जिससे प्रशासनिक रूप से बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। फिर हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का काल। उस समय क्या होता है? जो राजनीतिक अस्थिरता है और विद्रोह है वह लगातार चलते रहे और मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ ऐसी नीतियां जो लगातार फेल कर रही थी, अभागा सुल्तान इसे कहा जाता है। इसने राजधानी ट्रांसफर की, भारी कर व्यवस्था लागू की, सांकेतिक मुद्रा जारी की। उन सब के कारण जो बंगाल का क्षेत्र है वह भी विद्रोह करने लगा। मतलब विद्रोह पहले से तो चल रहे थे,
लेकिन अब प्रशासक की भूमिका ऐसी हो गई है कि उसकी नीतियों के खिलाफ उसके ही अपने प्रशासन के लोग विद्रोह करने लगे हैं। हमने देखा दिल्ली सल्तनत में भी लोग विद्रोह करने लगे थे, तो क्योंकि बंगाल तो कुछ हद तक ज्यादा स्वतंत्र था, तो बंगाल में यह विद्रोह ज्यादा होने लगा। और जो उत्तरी बंगाल है, जिसकी राजधानी थी लखनऊती, स्थापित किसने किया है? इस प्रशासनिक व्यवस्था को गयासुद्दीन तुगलक ने 3 भागों में बंगाल को बांटा है। तो उस समय जो उत्तरी बंगाल है, वहां पर एक व्यक्ति है अलाउद्दीन अली शाह। इसने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और राजधानी इसने ट्रांसफर कर दी। कहां से? लखनऊती से यह राजधानी ले गया पांडुआ। उसके बाद क्या होता है? जब शासन आता है फिरोज शाह तुगलक का, उस समय फिरोज शाह तुगलक ने भी यह कोशिश किया कि सैन्य अभियानों के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जाए, जो गवर्नर है उनकी शक्ति को कम किया जाए और उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश भी की जाए। मतलब जो गवर्नर हैं, जो बार बार विद्रोह कर रहे हैं, उनको अपने पक्ष में किस प्रकार से किया जाए? एक तो शक्ति के बल पर, दूसरा इक्ता देकर, मतलब उनको भूमि में हिस्सा देकर। जैसी व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के साथ चल रही थी, वह कोशिश यह कर रहा था कि जो बंगाल के प्रशासक हैं या जो बंगाल के गवर्नर हैं, उनको भी संपत्तियों में हिस्सा दिया जाए, इक्ते दिए जाए और इक्तेदार के रूप में उन्हें दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया जाए। तो यह नीति किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की। लेकिन हम देखते हैं फिर तुगलक वंश का ही पतन हो जाता है और फिर से बंगाल पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। मतलब तुगलक वंश के दौरान हम देखते हैं कि जो इसके प्रशासक हैं, वह अलग अलग नीतियों से बंगाल को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। पूरी तरह से बंगाल किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक यह प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर पाते हैं। लेकिन तुगलक वंश ही समाप्त हो जाता है और उसके बाद 1342 ईस्वी में एक व्यक्ति है शमसुद्दीन इलियास शाह, जो कि पहले अलाउद्दीन अली शाह का सरदार था। इसने बंगाल में स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। हालांकि फिरोज शाह तुगलक जाते जाते एक कोशिश और करता है कि जो पांडुआ के नगरवासी हैं, क्योंकि राजधानी ट्रांसफर हुई थी लखनऊती से पांडुआ, तो जो पांडुआ के नगरवासी हैं उनको अपने पक्ष में वह कर ले। इसके लिए वह धर्म के लोगों को भेजता है, मतलब धर्मशास्त्रियों को भेजता है कि धर्म की बातें पढ़ाकर वहां के जो लोग हैं उन्हें अपने पक्ष में किया जाए। उनको मुफ्त भू अनुदान देता है। जैसे इक्तेदारी की व्यवस्था है, ऐसे भूमिदान की व्यवस्था है, तो उनको भूमिदान किया जाता है। लेकिन यह सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण हम यह देखते हैं कि जो यह इलियास शाह है, यह इलियास शाह बंगाल में बहुत फेमस हो चुका था, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करता है। इसने इस तरह की नीतियां चलाई थी बंगाल में कि जो जनता है बंगाल की, वह इसको ज्यादा अच्छे प्रशासक के रूप में देख रहा था। तो बंगाल में जो स्थिति है वह फिर से परिवर्तित हो जाती है और बंगाल पूरी तरह से स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? इलियास शाह के बाद आता है सिकंदर शाह। यह पुत्र है किसका? इलियास शाह का। और जो व्यवस्था इसके पिता ने स्थापित की है इलियास शाह ने, उस व्यवस्था को यह आगे बढ़ाता है। यह बंगाल के क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कि बंगाल में धर्म के नाम पर भी आपसी लड़ाइयां हो रही थी। हिंदू धर्म था, बौद्ध धर्म था, इस्लाम बाद में आया, तो यह तीनों आपस में लड़ रहे थे। इन्हें धार्मिक सहिष्णुता की नीति चलाई, मतलब जो यह अलग अलग धर्मों के लोग हैं इन्हें आपस में जोड़ने का काम किया। किसने? सिकंदर शाह ने। इससे जो बंगाल का विकास है वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिरोज शाह तुगलक इसके समय एक प्रयास और करता है। एक लड़ाई होती है अदानंदपुर की लड़ाई। इस लड़ाई में वह कोशिश करता है कि बंगाल उसके नियंत्रण में आ जाए, लेकिन बंगाल नियंत्रण में नहीं आता है और जो सिकंदर शाह है वह लखनऊती जो कि राजधानी थी उसको और मजबूत कर देता है। वहीं जो पांडुआ का क्षेत्र था जहां राजधानी ट्रांसफर हुई थी, वहां एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो अब देखिए, धार्मिक रूप से भी यह अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करेगा पूरे बंगाल के क्षेत्र में। एक तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति, मतलब बाकी धर्म के लोगों को भी यह सपोर्ट करेगा और उसके साथ साथ जो इस्लाम है उसका प्रचार प्रसार भी यह बंगाल में करेगा। कुल मिलाकर यह फेमस होगा इलियास शाह वंश अपनी नीतियों के लिए, जो यह जनता के प्रति अपनाएगा। मतलब जनता में यह बहुत फेमस हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो सिकंदर शाह है इसको इसका पुत्र ही मार देता है। पुत्र का नाम क्या है? गयासुद्दीन आजम शाह। यह पांडुआ के निकट एक युद्ध में अपने पिता को मार देता है। क्यों? शासन पर अधिकार के लिए पुत्र पिता की हत्या कर देता है। इसके बाद क्या होता है? गयासुद्दीन आजम शाह अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करता है। यह जो आपका गयासुद्दीन है यह भी एक कुशल और प्रसिद्ध शासक के रूप में स्थापित होता है। इसने राजनीतिक स्थिरता कायम रखी और विदेशी संबंध स्थापित किए। मक्का और मदीना के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध हैं और जो बंगाल है वहां पर यह फारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इन सब को बढ़ावा देता है। बंगाल को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास करता है
और जो बाहरी लोग हैं, मक्का मदीना के लोग, उनसे भी यह संपर्क स्थापित करता है। इन्हीं में एक उदाहरण मिलता है। एक कवि हैं हाफिज, यह आपके फारसी कवि हैं। इनसे आजम शाह का पत्राचार होता था, मतलब इनको लेटर लिखा जाता था। इससे क्या होता है, जो इसकी भूमिका है वह लगातार इनहेंस होती है। बंगाल के क्षेत्र में यह बहुत फेमस हो जाता है और धार्मिक सहिष्णुता की नीति यह भी चलाता है। इससे जो चीनी क्षेत्र है वह भी इससे कनेक्टेड होता है। चीन के भिक्षु इसके दरबार में आते हैं और यह अपने लोगों को भी चीन के दरबार में भेजता है। इसी में एक विवरण हम देखते हैं। 1409 ईस्वी में यह अपने महारत्नों में से एक धर्मराज को भेजता है चीनी दरबार में, तो विदेशी संबंध भी यह स्थापित करता है। इसके अलावा जो एक चिश्ती संत है, एक नूर कुतुब आलम, इनके साथ भी यह मित्रता स्थापित करता है, यानी धार्मिक नेताओं के साथ यह खुद को कनेक्ट करता है। मक्का से कनेक्ट कर रहा है, मदीना से कनेक्ट कर रहा है, फारसी कवियों से कनेक्ट कर रहा है, भिक्षुओं को भेज रहा है, स्पेशली बौद्ध धर्म के, कहाँ, चीनी दरबार में, तो उनसे भी कनेक्ट हो रहा है। मतलब जिसका जैसा धर्म है उसके हिसाब से यह उनको कनेक्ट कर रहा है। इसका अप्रोच बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इसकी भी मृत्यु होती है 1409 ईस्वी में और फिर प्रशासनिक व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद जो बंगाल का क्षेत्र है वहां फिर से अराजकता की स्थिति फैलने लगती है। नए नए गणराज्यों का, यानी जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, उनका उदय होना प्रारंभ हो जाता है और जो अस्थिरता है बंगाल में वह फिर से प्रारंभ हो जाती है। फिर अगला व्यक्ति आता है शमसुद्दीन अहमद शाह। यह फिर से कोशिश करता है कि बंगाल को अपने कंट्रोल में ले आए, लेकिन इसी समय जौनपुर का जो क्षेत्र है वहां पर सरकी वंश फैल चुका था, उसका साम्राज्य स्थापित हो चुका था और वहां का शासक था इब्राहिम शर्की। यह क्या करता है, बंगाल पर आक्रमण कर देता है और बंगाल फिर से कमजोर हो जाता है। शमसुद्दीन भी यह कोशिश करता है कि अपने पुराने प्रशासकों की तरह ही यह भी अन्य क्षेत्रों से जुड़ा रहे। इसके समय में जो चीनी क्षेत्र है वहां से एक दूत मंडल इसके दरबार में आता है, लेकिन इसकी मृत्यु के साथ ही जो इलियास शाही वंश है वह बंगाल के क्षेत्र में समाप्त हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो बंगाल का क्षेत्र है वह पहले तो बख्तियार खिलजी अपने अधिकार में लेता है और स्वतंत्र शासक के रूप में प्रशासनिक व्यवस्था चलाने लगता है, लेकिन दिल्ली से यह लोग विद्रोह नहीं करते हैं। अब यहाँ स्थिति क्या होगी, जब दिल्ली कमजोर होगा बंगाल ज्यादा स्वतंत्र होगा, जब दिल्ली मजबूत होगा बंगाल कम स्वतंत्र होगा। इसके अलावा जब इलियास शाही वंश की स्थापना हो जाएगी बंगाल में, तो बंगाल काफी लंबे समय तक के लिए एक सुरक्षित शासन व्यवस्था के तहत चलेगा। लेकिन जब इलियास शाही वंश समाप्त हो जाएगा तो बंगाल फिर से विद्रोहों की भूमि के रूप में उदित होने लगेगा। आज हमने समझा कि बंगाल में जो प्रारंभिक स्तर का विकास है वह किस प्रकार से हुआ है, इलियास शाही वंश किस प्रकार से स्थापित हुआ और कैसे वह वंश जब समाप्त हुआ तो विद्रोह लगातार प्रारंभ हो गए। पृष्ठभूमि आप समझ चुके होंगे। अगले वीडियो में हम यह समझेंगे कि कैसे बंगाल का क्षेत्र परिवर्तित हुआ और धीरे धीरे जब मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ तो बंगाल उनके कंट्रोल में आ गया। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।